फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज का एक स्पेशल अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट किए हम लोग एथिक्स क्लास के लिए। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि एथिक्स उतना आसान नहीं है जितना लगता है, या फिर उतना हार्ड भी नहीं है जितना हमें लगता है। इसका जो अप्रोच है बहुत ही डिफरेंट है। यदि किताब पढ़ते रहोगे तो एथिक्स कभी पास नहीं कर पाओगे, समझे। तुम्हारा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, उसी चीज़ को पिरो के रखना होता है। आसपास की चीज़ों से ही सीखना होता है एथिक्स पेपर के लिए। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए रिलेवेंट है इस तरह का क्लास। तो कहीं भी भारत किसी भी कोना में इस तरह का प्रयास नहीं होता है। मैं आज यूट्यूब पे बोल रहा हूँ ये चीज़, और मैं मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो उस जर्नी से पार करके आया हूँ, मैंने देखा है। इनफैक्ट मुझे खुद ही बहुत मुश्किल हुआ है एथिक्स क्लास प्रिपेयर करने में, तो मैं डिफ़िकल्टी समझ सकता हूँ कि एथिक्स इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक सब्जेक्ट। तो उसका अप्रोच करने का तरीका बहुत ही अलग होना चाहिए, और ये मेरा एक प्रयास है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सक्सेसफुल है, बट ये मेरा एक ईमानदारी, हाँ, बहुत ही ऑनेस्टी से एक प्रयास है, ताकि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस कर सकूँ और बच्चों को सही तरीके से मैं गाइड कर सकूँ एथिक्स क्लास में। चाहे जीएस पेपर 1 का बात हो, चाहे जीएस 2 का बात हो, जीएस 3 का बात हो, चाहे जीएस 4 का बात हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चंस को समझना। अब तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वो जो ही नहीं है कि वो यूपीएससी क्वेश्चन में फिट होगा। यूपीएससी जो सवाल पूछ रहा है आपसे, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। और ये पेपर 4 के लिए तो और ज़्यादा रेलेवेंट है ये बात। पेपर 4 में पूछा जाएगा कुछ और तुमको समझ में आएगा कुछ और, लिखोगे कुछ और। तीनों के बीच में डिफरेंस। आज जानते हो कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं। 10 नंबर का मतलब 150 वर्ड, और 150 वर्ड का मतलब 1.5 पेज। 1.5 पेज का मतलब 1 पेज प्लस आधा पेज, आपको उतना लिखना होता है। और आज जितने भी हम क्वेश्चन लाए हैं इस स्पेशल अरेंजमेंट में, वो सब 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन लेके आए हैं, और कोई मॉक टेस्ट नहीं है, ये यूपीएससी का रियल क्वेश्चन लेके हम आए हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो क्वेश्चंस का रेफरेंस रहेगा 2020 का रहेगा, 2021 का रहेगा, और कोशिश करेंगे 2022 का भी बहुत सारा क्वेश्चंस को हम टच करें। तो टोटल क्वेश्चन आज 8 क्वेश्चन आज डिस्कस करना है। मैं देखते हैं टाइम का क्या लिमिटेशन है। यदि हम 8 में हम 5 भी यदि हम सक्सेसफुली कर दिए, अब बच्चे लोगों को बता दिए कि ये अप्रोच ही होना चाहिए एथिक्स के लिए, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम खत्म हो गया, मैंने काम कंप्लीट कर लिया अपना। तो कमर का पेटी बांध लो स्टूडेंट, ठीक है। एक लंबा उड़ान भरेंगे हम लोग। और तरीका क्या होगा इसमें, देखो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरे पास, है ना, मेरे अपोजिट में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो मेरे नज़र में जो सबसे मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको बुलाया जाएगा यहाँ पे। उसके लिए कुर्सी रेडी है, ठीक है। और हम उसको बुलाएंगे और उसको ये जो पेज देंगे, इस पेज में 8 क्वेश्चन है टोटल, समझिए। कुछ क्वेश्चन 2020 का है, 21 का है और 22 का है। और ऑन द स्पॉट तुम लोग को इंटरप्रेट करना है कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। जब एक बार क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाओगे, आंसर तो अपने आप आएगा, क्योंकि आंसर किसी किताब से नहीं होता है एथिक्स का। यही खासियत है इस सब्जेक्ट का, समझे। बेस बनाने के लिए आप पढ़ोगे, टीचर पढ़ाएंगे, मगर यदि नंबर उठाना है तो टीचर नहीं उठा सकते नंबर को, वो खुद आपको उठाना होगा। यही कारण है कि बहुत कम लोग एथिक्स में 140-150 नंबर ले आते हैं, और ऑल इंडिया 1 रैंक देखोगे, या ऑल इंडिया जो बेस्ट रैंक सब है, हाँ, जो अच्छे अच्छे रैंकिंग लाते हैं, उसका एथिक्स में बहुत अच्छा नंबर आता है। और एथिक्स में नंबर आता है, यही रीजन है कि वो टॉप करते हैं। इसलिए बहुत ही, मैं कई बार अपना यूजुअल क्लास में भी बोल चुका हूँ कि एथिक्स तय करेगा कि आपका रैंक क्या आएगा, समझे। तो इसलिए एथिक्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जस्ट लाइक एसे एंड जस्ट लाइक योर ऑप्शनल। समझ, त्रिमूर्ति है। यदि ऑल इंडिया रैंक टॉप करना है आपको, ये तो 3 चीज़ पे ध्यान देना होगा, और उसमें आपका एक एथिक्स भी आता है, एक ऐसे है और एक ऑप्शनल है, समझ गए ना। तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है स्टूडेंट, और मैं बुलाऊंगा, और सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग पे जिस क्वेश्चन पे हम लोग काम करने वाले हैं वो 2020 का क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन का संख्या है 1A, ताकि जो बच्चे लोग यूट्यूब से देखोगे बाद में कभी भी, ताकि तुम लोगों को पता होना चाहिए किस क्वेश्चन पे बात हो रहा है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा सब टाइटल लगा देने का चैनल में, आज वीडियो में,
सो ताकि तुम लोग भी आसानी से समझ सको, जो भी बच्चे लोग ये वीडियो देखोगे। सो 2020 का क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग डील करेंगे, और इसके लिए मैं बुलाऊंगा सुनील को। सुनील कम हियर। यस, इसको पढ़ो और समझाओ कि इसका मीनिंग क्या है। हाँ, आपका लैंग्वेज कोई बात नहीं। अच्छा, मैं लैंग्वेज को लेकर मैं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, बच्चे लोग घबराते हैं कौन सा लैंग्वेज में हम एक्सप्रेस करें। अरे जो आपका रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें भी एक्सप्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं। आप तमिल हो तो तमिल में एक्सप्रेस करो। हाँ, आप उर्दू बोलना चाहते हो तो उर्दू में एक्सप्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज इज़ नॉट बार। आप जो इन्फॉर्मेशन समझ रहे हो अंदर, उस इन्फॉर्मेशन को किसी तरह समझाना होता है, क्योंकि सही समझोगे तभी तो सही लिख पाओगे। और बड़ा बड़ा लैंग्वेज के जाल में आ गए और शुद्ध इंग्लिश बोल रहे हो, शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, मगर जो कंटेंट्स है उसी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर लैंग्वेज का। मैं लैंग्वेज को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। यदि आपका लैंग्वेज अच्छा है तो आपका एक एडवांटेज है, और यदि आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए उसके लिए। बात समझ गए ना। सो आई एम पासिंग द माइक। According to this question, what I understand is in this question it is asking that what is the nation building, the role of ethics in nation building. There are certain terminology to make our nation great, like a human capital, soft power and social harmony. ये तीनों जो भी चीज़ है, इसमें हम लोगों का एथिक्स का क्या रोल है, एथिक्स का कैसा है, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाए जिससे हम लोग एक नेशन बिल्डिंग बिल्ड कर सकते हैं। और नेशन बिल्डिंग के अंदर अगर बिल्ड करना उसका कंपोनेंट क्या क्या है, ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मोनी। ठीक, इधर लाओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं पूछूंगा इसको भी। 1 का ए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बच्चे लोग तुम लोग वो करो, मतलब टैली करो। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ comprehensive national power, that is human capital, soft power, that is cultural and policy, and social harmony। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या समझना होगा कि कंप्रहेंसिव नेशनल पावर क्या होता है, और क्वेश्चन में समझाया है बढ़िया से। क्वेश्चन में समझाया कि ह्यूमन कैपिटल हम जो बात कर रहे हैं, देखो अभी ये समझने वाला चीज़ है कि चूंकि जानते हो कि एथिक्स अनक्लियर चीज़ है, इसलिए इसको क्लियर, इसका बाउंड्री खींचा है और कुछ नहीं। इसका बाउंड्री खींचा है कि देखिए कंप्रहेंसिव नेशनल पावर में तो कुछ भी हो सकता है, और इसका बाउंड्री खींच के 3 चीज़ बता दिया गया है। वो ह्यूमन कैपिटल के बारे में चर्चा करना चाह रहा है, वो सॉफ्ट पावर के बारे में चर्चा, और सॉफ्ट पावर भी बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। क्रिकेट भी तो सॉफ्ट पावर है, स्पोर्ट्स, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा। देखो उसका भी लिमिट फिक्स कर दिया। समझने का प्रयास करो कि जो क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको दायरा पे रखा जाए और वही चीज़ उससे लिया जाए जो चीज़ सही है क्वेश्चन के हिसाब से। अब तुम लोग सॉफ्ट पावर के नाम पे कुछ भी लिख दोगे, फिर सटीकता, समझे ना क्या पूछा जा रहा है, वो सटीकता से आंसर देना होता है। तो ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर में कल्चर एंड पॉलिसी, एंड थर्ड वन इज सोशल हार्मोनी। तो अब ये तीनों, पहले तो तुम ये तीनों वर्ड को डिकोड करो। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मीन्स द एसेट, ह्यूमन का एसेट सर। जैसे कि अगर किसी भी ह्यूमन के अंदर स्किल हो तो उसका एसेट माना जाएगा। अगर वो एजुकेटेड हो तो वो एक एसेट हो गया। अगर उसका हेल्थ अच्छा हो तो उसका एक एसेट हो गया। अगर वो बचपन में उसका अपब्रिंगिंग अच्छा हुआ हो तो वो एक एसेट हो गया। अगर उसको एक इन्वायरमेंट अच्छा मिला हो जहाँ पे वो अपने अपब्रिंगिंग को और अच्छे से और फ्लरिश कर सके, जिसके कारण और स्किल को और भी अप स्किल कर पाएँ, तो एक वो एसेट बन जाएगा वो, और वो एक इंडिविजुअल एसेट विल बिकम द नेशनल एसेट। वेरी गुड। सेकेंड बताओ, सॉफ्ट पावर, कल्चर एंड पॉलिसी। सर सॉफ्ट पावर में सबसे पहले आएगा, जैसे कि आपने फर्स्ट में ही बोल दिया, क्रिकेट, एनी स्पोर्ट्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सॉफ्ट पावर दैट विल इंटीग्रेट द कंट्री। जैसे कि हम लोग हमेशा ही बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द रिसेंटली वी हैव cricket with Pakistan. This is a very good example to integrate other country with our country, and in these two bilateral things we can amalgam our culture also. तो एक सॉफ्ट पावर है, एंड ऑल्सो देर आर लॉट्स ऑफ कल्चर सर। कल्चर के थ्रू भी हम लोग बहुत सॉफ्ट पावर को प्रोपोनेंट कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोग
एक सोशल हार्मोनी के तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, सोशल हार्मोनी को डिफाइन करो। सोशल हार्मोनी का मतलब कि जहाँ पर हम लोग एक गवर्नेंस को अच्छे तरीके से चला रहे हों। जैसे कि किसी भी सोसाइटी में अगर बहुत कम क्रिमिनल एक्टिविटी हो, सब हार्मोनी से रहें, गवर्नेंस पैटर्न बहुत अच्छे से हो, सभी को वो चीज़ मिल पाए जो चीज़ को वो डिजर्व करते हैं, और जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए जिसका राइट्स है, तो वो राइट्स अगर अच्छे से मिलते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे सोशल हार्मोनी। ठीक है, गुड। काम खत्म नहीं हुआ अभी तो क्वेश्चन ही डिकोड हुआ है, और क्वेश्चन अभी 100% ठीक से डिकोड नहीं हुआ है, या और अच्छे से डिकोड हो सकता है, बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे एफर्ट को कि काफ़ी हद तक तुम चीज़ों को समझे हो। बट मैं इसको डिकोड करता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी अभी कतार में लगा हुआ है, लाइन में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स। मुद्दा तो ये है कि एथिक्स का क्या रोल है, हाँ, एथिक्स का क्या भूमिका है, वैल्यूज का क्या भूमिका है, क्या किस चीज़ के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लिए। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में एथिक्स और वैल्यूज का क्या योगदान है। और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब आदमी खुद अपने आप में एसेट है। सही बात है ना, पढ़ा लिखा आदमी एसेट होता है कि नहीं होता है। तो इस पे थोड़ा बात कर दो, हाँ, इस पे कुछ बात कर दो। सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर में भी कौन सा पावर बोला गया, कल्चर और पॉलिसी। आज इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का एग्रीमेंट है, रोटी और बेटी का रिलेशन है। कल्चर ही नहीं हुआ जी, राम जी सीता जी, कल्चर ही नहीं हुआ। नेपाल और हम इंटीग्रेटेड है कि नहीं है, देख रहे हो ना। कोई भी प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ द कल्चर, वो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें बंदूक का कोई जरूरत नहीं है। बंदूक के नाल से बहुत सारा चीज सॉल्व नहीं होता है। क्या लगता है तुमको कि इजराइल जीत लेगा हमास को? इतना लोग को मार के कैसे जीतेगा कोई? सॉफ्ट पावर से जीता जा सकता है। और सॉफ्ट पावर कैसे इंक्रीज होगा? एथिक्स से, क्योंकि एथिक्स हमें अच्छा चीज सिखाता है। बात समझे। एंड लास्ट वन, सोशल हार्मोनी। सोशल हार्मोनी का मतलब होता है सोसाइटी में लोग सब ब्रदरहुड के रूप में रहे, हाँ, एक दूसरे में प्रेम रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सरकार को बार बार सेक्शन 144 धारा लगाने की जरूरत ना पड़े उसको। बात समझे, सीआरपीसी का। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर रहेगा तभी सोशल हार्मोनी होगा। सोशल हार्मोनी का मतलब ये कि सभी लोग खुश हैं, सभी लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, खुश है, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चे लोग तुम लोग खुद बताओ, तो ह्यूमन कैपिटल का बात हो, या सॉफ्ट पावर का बात हो, या सोशल हार्मोनी का बात हो, एथिक्स और वैल्यूज का रोल है कि नहीं है ना। तो अब मैं तुम लोग से जानना चाहूँगा यहाँ पे कि एथिक्स और वैल्यूज कैसे ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है, या फिर ह्यूमन को कैसे कैपिटल बनाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सुनील, तो बताओ, 2 पॉइंट बताओ या 3 पॉइंट बताओ, जितना पॉइंट आता है बताओ क्विकली। सर, एक एथिक्स ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोगों को ये सिखाया जाता है क्या सही है और क्या गलत है। तो उससे हम लोग क्या होता है कि एक डायलेमा से हम निकल सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों को सोचने का तरीका, शक्ति भी बढ़ जाता है, और हम लोग का माइंड लॉजिकल हो जाता है। वंस द और माइंड विल बी लॉजिकल, तो हम लोग को थिंकिंग भी जो है कि बहुत रैशनली थिंक करते हैं। और जिस दिन हम लोग रैशनल थिंकिंग करने स्टार्ट कर लिए, तो उस दिन हम लोग के पास जितना भी सोशल एबिल्स प्रेजेंट है सोसाइटी में वो खत्म होंगे तो सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा तो सर ह्यूमन कैपिटल और भी ग्रोथ करेंगे, और वो ग्रोथ होगा, सोशल वेलफेयरिज्म आएगा। सर सोशल वेलफेयरिज्म आएगा तो सोशल हार्मोनी अपने आप ही आ जाएगा। सर ठीक है, ये तो तुमने एक कुछ दोनों तीनों को साथ यस सर, सबको इंडिविजुअली बताओ। हाँ, ये एक पॉइंट था। सॉफ्ट पावर, चलो हो गया ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, सॉफ्ट पावर। सर सॉफ्ट पावर एक हम एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, दे आर वेरी गुड इंटेलेक्ट पर्सन। दैट्स द मेन रीजन गांधी जी चूज द नॉन वायलेंस टूल्स अगेंस्ट द वायलेंस। So through this example also we can understand through non-violence we get the independence। ये एक सॉफ्ट पावर है, क्योंकि गांधी जी खुद ही इंटेलेक्ट थे, उनको पता था कि हम लोग वायलेंस के थ्रू हम लोग जीत नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल हम समझाना चाहते हैं पॉलिसी के बारे में बताओ। चलो पॉलिसी सर, पॉलिसी में हो सकता है जैसे कि, हाँ, बिहार का एग्जांपल लेते हैं, सिंस वी आर फ्रॉम दिस प्लेस। सर यहाँ का पॉलिसी डाउरी सिस्टम। सर डाउरी को खत्म किसी का ऑलवेज पॉजिटिव सॉफ्ट पावर, नॉट नेगेटिव।
पॉजिटिव। नो नो, आई मीन सेइंग इन द सेम, जैसे डाउरी को ख़त्म करना था सर, डाउरी को ख़त्म करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट थे उन्होंने क्या किया, ह्यूमन चेन बनाया। दिस इज अ पॉलिसी दैट विल डिस्करेज द प्रैक्टिशनर ऑफ डाउरी सिस्टम सर। सोशल हार्मोनी, सोशल हार्मोनी में सर, सोशल हार्मोनी एक कैसे आ सकता है, जैसे कि पॉलिसी के थ्रू आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, नो हाउ एथिक्स एंड वैल्यूज प्रमोट, तुम इंटीग्रेट मत करो, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। ठीक, वेग एरिया मत रखो तुम लोग, सबको इंडिविजुअली देखो। ठीक ठीक बात समझ में आ गया ना? हाउ एथिक्स एंड वैल्यूज प्ले द रोल इन प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, अच्छा। दैट इज माय क्वेश्चन। जैसे कि किसी के अंदर एथिक्स रहेगा, मान लीजिए सोसाइटी में लोग रहते हैं जहाँ के लोग एथिकली कंसर्न हैं, मतलब जहाँ का एथिक्स बहुत स्ट्रांग है किसी भी सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली उस सोसाइटी के जितने भी मेंबर होंगे उनको सही और गलत में निर्णय ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली सोशल हार्मोनी नहीं आने का रीज़न क्या होता है, गवर्नेंस पैटर्न खराब होना। अगर किसी को अवेयर है कि हम लोग का कंट्री है, हम लोग को खुद ही हम लोग कंट्री की सेवा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली थ्रू एजुकेशन हम लोग सोशल हार्मोनी ला सकते हैं। ठीक है, ये और बेटर तरीके से डील हो सकता था, मेरा ऐसा मानना है, बट वेल ट्राई, क्लैप करो सुनील के लिए, वेरी गुड। बहुत आयाम हो सकता है, ठीक है, चूंकि तुम लोग का फर्स्ट क्लास है, उतना मुखर होकर आंसर नहीं दे पा रहे हो, बट इट्स ओके, ये डेवलपमेंट का टाइम है, मुझे ऐसा लगता है। देखो इतना इजी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक तो देखो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा ये इसका आंसर। अब बताओ ह्यूमन कैपिटल कितना, देखो घुमाओ मत बात को, बात घुमाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ खेलो, पॉइंट 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 के साथ काम करो। जैसे ह्यूमन कैपिटल का बात है, एथिक्स रहेगा, एथिक्स रहने का मतलब प्रोफेशनल एथिक्स भी अपने आप एसेट बढ़ेगा। एक विद्यार्थी के अंदर यदि एथिक्स हो तो अच्छा विद्यार्थी बनेगा, एक टीचर के अंदर एथिक्स हो तो एक अच्छा टीचर बनेगा, एक साइंटिस्ट के अंदर एथिक्स हो तो तुम्हारा अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, वो अपना पायरेसी वाला काम नहीं करेगा। बात समझे? तो एसेट और बेटर एसेट बनाना, पहले से एसेट और बेटर बनेगा, ये एसेट नहीं है तो वो भी एसेट बन जाएगा बिकॉज ऑफ द एथिक्स, क्योंकि एथिक्स हमें बताता है कि हमें पढ़ना चाहिए, एथिक्स ये बताता था हमको ड्यूटी करना चाहिए, एथिक्स ये बताता है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बढ़ा तो दिया आपका। तो आप जब बोल रहे हो तो आप हर आयाम को टच करो, हो सकता है अभी जो आंसर दे रहे इससे बेटर बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। मैं इसके बाद भी मैं कहता हूँ कि बहुत संशोधन हो सकता है, क्योंकि परमानेंट आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर आप जो सोच रहे हो वही है, आपका सोचने का दायरा बड़ा होना चाहिए। जैसे सॉफ्ट पावर है, देखो सॉफ्ट पावर में कल्चर का बात कर रहे हो, है ना, कल्चर का बात करो, देखो बांग्लादेश के साथ हमारा कितना बेटर कल्चर है, यहाँ पे भी दुर्गा पूजा मन रहा है, वहाँ पे भी दुर्गा पूजा मन रहा है, ठीक है ना। और शारदा सिन्हा का गाना यूएस में भी सुना जा रहा है, इंडिया में भी सुना जा रहा है, इससे बड़ा सॉफ्ट पावर क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, एंड इट इज ऑल अबाउट योर कल्चर। तो आखिर एथिक्स ही ना हमको सिखाएगा कि हम अपना कल्चर को कैसे लेके चले, आखिर एथिक्स ही हमें ज्ञान देगा कि जो कल्चर में गड़बड़ी है वो कल्चर को हम त्याग दें, आखिर एथिक्स ही ने हमको सिखाया कि सती ठीक नहीं है, आखिर एथिक्स ने हमको सिखाया कि अनटचेबिलिटी ठीक नहीं है, और हमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ऐसा बहुत सारा चीज़ अभी भी रूढ़िवादी सोच है, और एथिक्स हमें बार बार अपील करेगा कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो डाउरी का बात करते हैं, पढ़ा लिखा आदमी डाउरी तो ले लेता है, मगर एथिक्स उसको हर समय टोकता है कि नहीं लेना चाहिए, उसको पता है गलत बात है, तो कम अपील तो कर रहा है एथिक्स, एक समय आएगा लोग गिव अप कर देंगे उस चीज़ को। तो देखो कितना बढ़िया कल्चर का बात हो गया। जहाँ तक सवाल है पॉलिसी का, तो क्या तुम्हारे पास डीपीएसपी नहीं है क्या संविधान में? तो उसमें वही तो पॉलिसी हुआ आपका, वही तो आपका ब्लूप्रिंट हुआ गवर्नेंस का, उसमें आपका आर्टिकल 51 नहीं है क्या? उसमें इंटरनेशनल पीस का बात नहीं है क्या? वो कहाँ से आएगा? एथिक्स से आएगा। बात समझ गए ना? जब वर्ड को देखो माय डियर स्टूडेंट, तो वर्ड को देखो तो आंसर भी आपका उसी वर्ड के लेवल पर होना चाहिए। डोंट गो वेग, ठीक है ना, आपको एरिया क्रॉस नहीं करना है, आपको सटीकता से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से साथ हिट करना होता है। एंड सोशल हार्मनी माय डियर स्टूडेंट, सोशल हार्मनी क्या है? एथिक्स रहेगा तो लोग खुद ही समझदार रहेंगे यार, झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा लोग। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, चलो एग्जांपल हो सकता है यहाँ फिट नहीं बैठे, मैं समझाने के लिए बोल रहे हैं। दिवाली में लोग बम फोड़ता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा एथिक्स है कि हर समय मना करता है दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं करना चाहिए। देखो क्यों नहीं करना चाहिए? हार्मोनी मेंटेन रहे। हार्मोनी मेंटेन का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन नहीं होगा तो हार्मोनी मेंटेन है, पॉल्यूशन हो जाएगा तो लोग ज़्यादा अस्थमा पेशेंट हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझे ना? बहुत तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझो, जब एथिकल वैल्यूज रहेगा आदमी के अंदर तो आदमी को सही और गलत के बीच में अंतर समझ में आएगा। जब अंतर समझ में आएगा तो चुपचाप आदमी शांत रहेगा, अपना काम करेगा यार, अपना काम करेगा तो हो गया सोशल हार्मोनी। सरकार को इतना तुम्हारा
लाठी चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, लोग अपने मज़े में है। समझ गए ना? ये लिख दो बाबू, तुमको 10 नंबर में 6 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा। ये नहीं कहेंगे 10 में 10, 10 में 10 किसी को नहीं मिलता है, ठीक है ना? 6 नंबर ले आया, टॉप कर गया। 250 में 125 ले आया, समझता है, हो गया तुम्हारा रैंक अच्छा खासा आ गया। हाँ, तो कम से कम तुम 50 to 60% ही ले आओ तो बहुत अच्छा, क्योंकि खुला हुआ है ब्रैकेट, बहुत बड़ा बड़ा ब्रैकेट खुला हुआ है। फर्स्ट डील कर दे, बस 150 वर्ड में लिखना है। बताओ, जितना बोले हैं यदि उसको लिखा जाए तो ये तो 3 पेज का हो सकता है। आर यू गेटिंग में? सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं बहुत ही मैच्योर स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा, नीतीश को, कि नीतीश यहाँ पे आओ। और ये भी 2020 का 1 का बी क्वेश्चन है। प्लीज कम हियर। ठीक है, चलो समझाओ क्वेश्चन को। First, can I read? हाँ, यस यस यस। Question is, education is not an injunction. It is an effective and pervasive tool for all-round development of an individual and social transformation. Examine the new education policy. Thank you, sir. 2020, which was brought by our parliament in light of the above statement. So, this question can be broken in several parts because it has a wider difference, wider applications, we can say. So, first, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एजुकेशन इज नॉट एन इंजेंशन। एक सिर्फ एजुकेशन इज नॉट ओनली ए टूल फॉर वी कैन से only for development, only for achievement, anything. Education is effective and a pervasive tool. एक टूल है जिसे हम ऑल राउंड ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं खुद का, नॉट ओनली फॉर completion of our goal, for completion of societal development also in the form of individual development. सो और इसका ये जो चीज़ दिया गया है, ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसका दिखता है। वी कैन से पॉलिसी में बहुत कुछ जो भी आया है, इसमें ये जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ उसका अच्छे से रोल उसमें दिया गया है। सो वी कैन से ठीक है, तुम लोग को समझ में आया स्टूडेंट? चलो मैं इसको समझाता हूँ अपने तरीके से। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारा, मैंने समझ लिया। ठीक है, तुम्हारा समझ ले। देखो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर बार बार यही बोलूँगा, आपका जो तौर तरीका है बिल्कुल आप अपने तौर तरीका से ही बोलो। ठीक है, और कोशिश करो कि आपने जो समझाया है वो हम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है ना? और आपका तरीका कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेस करने का, उसमें कोई बार नहीं है। तो समझो, एक बार फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन। कहने का मतलब एजुकेशन जो शिक्षा है, ये नहीं है कि वो इंजेक्ट किया जाए, ऐसे घुसाया जाए, समझे, कि किसी को भर दिया इंजेक्शन के रूप में, वो नहीं है एजुकेशन जो हम लोग समझते हैं कि किसी को पढ़ा दिए पकड़ के। तो एजुकेशन इज नॉट ए इंजेक्शन। ये बहुत ही इफेक्टिव और परवेज यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है। किस चीज़ के लिए? फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक आदमी का, एक इंडिविजुअल का पूरा डेवलपमेंट चाहिए। पूरा का मतलब क्या है कि मोरली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, हर एक ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं खाली घुसा दिया उसको अंदर। यदि उसके अंदर आ रहा है तो इसके वजह से पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बात समझे? और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या, इसका मतलब क्या होता है? जैसे नेल्सन मंडेला का एक बहुत फेमस कोट है, एजुकेशन कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, या एजुकेशन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक ही बात हुआ स्टूडेंट, कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो पूरा संसार को बदल सकता है। करेक्ट? सही बात है ना? तो संसार बदलने का मतलब क्या? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। एक पढ़ा लिखा आदमी राजा राम मोहन रॉय बन सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी गांधी जी बन सकते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी BR अम्बेडकर बन सकते हैं। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, खाली इंजेक्ट करने से थोड़ी होता है, दिन रात पढ़ने से थोड़ी होता है। आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। एक टीचर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है?
कर सकता है ना। एक विद्यार्थी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। एक विद्यार्थी चाहे तो वो आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है। एक विद्यार्थी चाहे तो सीएम पीएम बन सकता है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो एजुकेशन ये चीज़ नहीं है कि बच्चे लोग की ऐसे इंजेक्शन डाल दिए। एजुकेशन का मतलब है कि जब हम ग्रहण कर रहे हैं उस चीज़ को तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, समझे, मानसिक रूप से, समझे, सोशली रूप से, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा रहने का, उठने का, बोलने का, सोचने का, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट होना चाहिए। एट द सेम टाइम चूँकि आपका इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है तो आप सोसाइटी कैसे छोड़ सकते हैं, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तब जाकर मानेंगे कि एजुकेशन का जो रोल है वो पूरा कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ गया ना। तो अब इस चीज़ को तुम लोग, जो भारत सरकार ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया, उस कॉन्टेक्स्ट में समझाओ। तो इसका मतलब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये सभी चीज़ छुपे हुए हैं और सरकार ने प्रयास किया है कि जो बच्चे लोग एजुकेशन जैसे अभी ले रहे हैं उस तरह एजुकेशन को ना ले, उस तरह का परसीव ना करे। एजुकेशन उससे बढ़ के चीज़ है और सही सही एजुकेशन लोगे तभी जीवन में आगे डेवलपमेंट हो पाएगा। और जब तुम्हारा डेवलपमेंट होगा तो पूरा भारत का डेवलपमेंट होगा, पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। ये है, समझ गए ना। तो अब यहाँ से सवाल बनता है, तो सवाल हम तुमसे करते हैं नीतीश, ये बताओ कि कैसे एजुकेशन ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकता है एक इंडिविजुअल का। तो पहले तो वो पहले करो और उसके बाद फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में बात करो। कीवर्ड को पकड़ो माय डियर स्टूडेंट, कीवर्ड को पकड़ो। क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, चलो बताओ। First of all, we know education is a most powerful weapon which can even change the world. It is the quotation of our great leader, we can say. So, एजुकेशन के जरिए हम अपने अंदर सोशल डेवलपमेंट का जो भी वैल्यूज हम अपने अंदर ला सकते हैं। अगर हम एज एग्जांपल देखें तो एजुकेशन से हम अपने आप को इंटरनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नॉलेज लेके, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल गोल। अगर हम अपने इनर कॉन्शियस को जगाना चाहें तो एजुकेशन से बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है, जो हमको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने माइंड का जितना भी बेटर से बेटर यूज हो सके उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका एजुकेशन लेना। गुड एजुकेशन कैन बी गुड एंड बैड ऑल्सो, बट it is a debatable topic. No, but education is always good, but application. Application of education can be bad also. We know have so many examples, but in a good way, education creates good value, just like inner consciousness, responsibility, accountability towards our goal or our we are whatever we are doing in a daily life. And also in a real sense we can say education creates a good value. A good value can be possible by so many ethical values, just like I said about accountability, responsibility, and so much. I'm not remembering everything, but we can say, and it can create a good value that from that we can divide good or bad things from this education, and we can create a good environment from education. If we have a education in a good way and a proper way, we can change the world and society in a well manner. Just एक अच्छा educated person आगे अच्छा चीज़ पहुंचाएगा, मीन्स प्रोपेगेट करेगा, वी कैन से इन अ गुड सेंस कि रोल। ये सब जब बोल रहे हो तो रेफरेंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लो। अच्छा, नो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्या एलिमेंट है यस सर जिसके तुम बोल सकते हो कि सभी चीज़ प्राप्त होगा एजुकेशन के जरिए? यस सर। Now second question is a new education policy. First I said about first line of this question,
role of education in नो माय डियर स्टूडेंट, yes, sir. देखो गलत मैसेज आएगा स्टूडेंट से। yes sir. आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। yes sir. तो जो दूसरा जो पार्ट है वो बेस है फर्स्ट क्वेश्चन का। आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए समझाना है इस चीज को। ठीक है सर। As we know, new education policy 2020 came in a parliament, our parliament, and we can say this is a better policy which were brought by our respective MPs and our government, present government. So in this new education policy, I can say I know some positive thing about new education policy. Just like ये डिवाइड किया है मतलब क्लासेस के पार्ट को इन अ वेल मैनर एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, दिस जस्ट लाइक 5 3 3 2 एंड प्लस फिर 5 मीन्स नर्सरी टू क्लास 2, नर्सरी LKG UKG 1 and 2 कम अंडर वन पार्ट, फिर 2 3 कम अंडर, फिर 2 3 4 5 कम अंडर अदर पार्ट, फिर 6 7 8 के क्लास कम अंडर अनदर पार्ट, थर्ड पार्ट, then it go in this sequence way. So this policy is brought by government to develop education in a better way in the childhood. We can say just in a childhood from a nursery, if we give education to the children in a better way from a initial period, they can be better, they can do better in future. Now everybody know a student and children are the future of any country. If we enhance his inner consciousness and whatever better ethical value in a earlier journey of the student, they can enhance their mind and in internal ethical values and they do better. Yes sir. ठीक है। आई देखो, यस तुम भूल गए हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में था क्या? Sir, I have also ठीक है ना? देखो रुको अभी, बोलने दिए ना, बाकी स्टूडेंट को भी बोलने देना है। ठीक है, अभी बैठे रहोगे। देखो तो शायद वो तुमको पॉइंट पता नहीं होगा, क्योंकि ये आंसर आपको देना है तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी याद होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने नीतीश को बुलाया, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत दिन से करंट अफेयर्स कर रहा है, इसलिए ये रीज़न है। और तुम लोग बच्चे लोग अभी एडमिशन लिए हो, तो यहाँ पे देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा ऐसा नोबल फीचर्स था, बहुत सारा खूबसूरत फीचर्स, जैसे कि नीतीश ने कहा है कि अर्ली जो चाइल्डहुड का जो जर्नी है एजुकेशन को लेके, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? बताओ तो। पहले क्या था कि ये जो नर्सरी है LKG UKG वो मुख्य धारा में नहीं माना जाता था, अब उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलेगा, यानी कि वो भी प्राइमरी लेवल पे ही आ गए। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि नर्सरी LKG UKG को मजाक नहीं समझा जाएगा, अब उसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज समझा जाएगा। अब बोलो कि इसका साइंटिफिक आधार क्या है? तो साइंटिफिक आधार ये है कि 5 साल से लेकर 7 साल या 3 साल से ऊपर माइंड का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो वो जिस समय माइंड का डेवलपमेंट हो रहा होता है और कहीं बच्चा गया पढ़ने के लिए और जिस संस्थान में पढ़ रहा और वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एजुकेशन वाला पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे का ब्रेन डेवलप्ड हो रहा है और कहीं पे पढ़ने जा रहा है, तो वो भी फॉर्मल एजुकेशन के व्यवस्था के अंदर होना चाहिए। ग्रेट जॉब ना बाय द गवर्नमेंट। इससे क्या है कि भारत सरकार ने अपना जो ऑब्जेक्टिव वो क्लियर कर दिया कि जो छोटे बच्चे लोग का जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, जैसे कि नीतीश ने कहा है 5+3 का जो स्ट्रक्चर कहा है। और एक नया एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें देखोगे तो राइट फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। होता क्या है आमतौर पे कि 9 और 10 एक साथ होता है, ख़त्म, फिर 11 12 एक साथ होता है, तो टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है। तो एक काम करो 8 9 10 11 12 उसको एक साथ कर दो, हो गया ना बहुत अच्छे से। क्योंकि 9 के बाद आपका जो पढ़ने का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा।
दूसरी बात है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अब हम हिस्ट्री के साथ बीटेक भी कर सकते हैं, अब हम एमबीबीएस के साथ साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, अब हम बॉटनी के साथ फिलोसॉफी भी पढ़ सकते हैं। गजब कम्बिनेशन ना, क्योंकि हमको कौन रोकेगा यार, और हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारा माइंड डेवलपमेंट होगा। सही बात है कि नहीं है? और इंटरेस्ट पे है। देखो कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे बीटेक वाले या कुछ दूसरे डिसिप्लिन वाले जो तो अपना तो मज़ा आ रहा है उसको, मैं उसको मन है कि थोड़ा वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो आपको पूरा इजाज़त है, जिसको जो पढ़ना है पढ़ो, और क्रेडिट माना जाएगा, उसका वैलिड माना जाएगा डिग्री में। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है? तो ये जो पूरा पोटेंशियल है, देखते हो पूरा पोटेंशियल है, वहाँ पे कहीं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विद्यार्थी का जो पूरा पोटेंशियल वो निखर के आएगा। जब विद्यार्थी का पोटेंशियल निखर के आएगा तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, और जब विद्यार्थी का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा तो इस तरह तो और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो एक सिस्टम बना कि नहीं बना? जब सिस्टम इस तरह बनेगा और डेवलप होगा तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तो आना तो तय है वहाँ पे। I am self the Yes. example of this. Sir. Just I was taking graduation from a science background, but now I am getting education getting a admission in a master's degree from a history subject, that is arts stream. My background was a science background, but now I am able to get admission in a arts stream because of somehow this policy. Now I can change my stream also as per my favorite subjects as others also. So education can change everything, and we know every great philosophers just like our Gandhi ji and B.R. Ambedkar was an example of this, who changed the society and nation in a individual level. So वेरी गुड, अप्रिशिएट है। चलो क्लैप करो इसके लिए, बहुत अच्छा। यस यू कैन गो। समझ गए ना? आई होप आंसर मिल गया होगा तुम लोग को। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञानवर्धन होगा और उतना ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। देखते हो एथिक्स सीख के आदमी को सही बनाने का प्रयास किया कर रहा है। सब्जेक्ट समझ लो कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, 20 नंबर सॉल्व हो गया जी। ठीक है, अब चूंकि इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको फीचर्स पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। इधर उधर का बात घुमाओगे 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा, बस बात खत्म। तो उसका जो नोबल फीचर है उसको लेके फिर इधर कनेक्ट करना होगा आपको। किसको कनेक्ट? इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल ऑलराउंड डेवलपमेंट प्लस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ऐड करना है। जो कि मैंने आंसर दे दिया मोर और लेस, और बेटर आंसर हो सकता है। अभी मैं बोला हूँ इससे बेटर आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का है और ये मेरा फेवरेट वर्ड है। तो थर्ड क्वेश्चन, हाँ आलोक कम हियर। और इस क्वेश्चन में ग्रेविटी है। समझते हो ग्रेविटी का मतलब? सुकरात का बोला हुआ चीज़ तो ग्रेविटी रखता है ना। सुकरात सबसे बड़े फिलोसोफर हुए हैं दुनिया के। तो हम चाहेंगे कि हमारा स्टूडेंट इसको डिकोड करे ठीक से, क्योंकि ऐसे भी सुकरात को डिकोड करने वाले उसके स्टूडेंट थे। तो मेरा स्टूडेंट करेगा डिकोड सुकरात को। चलो हाँ बिल्कुल, हाँ ये क्वेश्चन क्या है? 6C कर रहे हैं 2020 का 6C, 6 समझ रहे हो, छठा का C। चलो पढ़ के समझाओ, मान जाएंगे तुमको। यही क्वेश्चन तो सबसे बढ़िया है इस लिस्ट में, सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हम पढ़ाते हुए बोर्ड पे दे चुके हैं। System of morality which is based on morality values a thoroughly vulgar conceptions which has nothing sound in it and nothing to ये जो है सर, पहले क्वेश्चन पढ़ो सबके साथ। A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion. A thoroughly vulgar conceptions which has nothing sound in it and nothing to do. यस सर, ये अब सुकरात का जो स्टेटमेंट है। चलो इसको अपने भाषा में समझाओ। जो हम सुकरात का जो है कि जो मॉरलिटी हम लोग किसी के ऊपर किसी के प्रति अगर हम जो ले रहे हैं अपने रिलेटिव इमोशंस के कारण, मतलब वो मेरे रिलीजन मतलब वो हम लोग का माया भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं को ट्रू ही हो। ठीक, ये
हाँ, और जो चीज़ हम लोग नहीं ले रहे हैं या जो चीज़ वल्गर कॉन्सेप्शंस, जो चीज़ साउंड नहीं, जो चीज़ नहीं बता रहा है वो चीज़ सत्य हो सके। शायद सर ये बता रहा है। ये तो सेकंड ही है, ये शायद ये बता रहा सेकंड ही है है। सर। शायद सर। पता है वो सेकंड स्टेटमेंट में वो हाँ। पूरा क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी अलग थॉट ऑफ फिलोसफी। Philosophy। इसका आंसर हम दे चुके हैं बोर्ड पे। तुम लोग मेरा लेक्चर यस सर। थर्ड वाला लेक्चर सुन लेना, ठीक है? हो क्लास सकता है। 3 का आंसर क्लास 3 में दे चुके हैं। यस सर, हो सकता है हम ध्यान ना अभी दें। बोलेंगे याद आ जाएगा। सर, पहला स्टेटमेंट तो हम कर सकते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजन। तो हमारा विद्यार्थी फेल हो गया। सेकंड स्टेटमेंट से थोड़ा सा तब भलगर कब है। प्लेटो बनेगा रे तुम लोग? सुकरात के फेवरेट विद्यार्थी कौन है? प्लेटो। यस सर। अब मेरा फेवरेट विद्यार्थी कौन है? तब कैसे काम चलेगा? नहीं ठीक है, हंसी मजाक में ही लो और सॉल्व करने का प्रयास करो। सर, अच्छा, कौन इसको बोल सकता है? चलो ठीक है, इसके बाद तो आंसर दे देगा। बताओ इसको कौन ठीक से डिकोड कर सकता है? मैं सभी विद्यार्थी को एक बार मौका देना चाहूंगा। अगर सेकंड डिकोड हो जाए तो हम हाँ आंसर सेकंड, बिल्कुल मैं डिकोड कर दूंगा आराम से, मगर मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी ये करे, स्टूडेंट करे, क्योंकि मेन रस सेकंड में ही छुपा हुआ है। यस सर। तुम करना चाहोगी साक्षी? नहीं, तुमको यहाँ पे आगे करना पड़ेगा। करना चाहोगी? अच्छा, पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है? आलोक, मैं तुमको बुलाता हूँ थोड़ी देर में। यू गो। साक्षी कम। देखो, हाँ मुझे रोक लेना, बताते बताते कहीं हम आंसर ना बता दे। देखो यहाँ पे 2020 का 6 का सी पढ़ रहे हैं हम। ए सिस्टम ऑफ मोरालिटी which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true, by सुकरात। तो पहला तो फर्स्ट हाफ तो समझा दिए, ठीक है? सेकंड हाफ साक्षी समझाएगी। उसको ठीक से नीचे पकड़ना उसको। सर, एक बार सुकरात बोले थे कि नॉलेजेबल पर्सन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गलती नहीं कर सकता है। नॉलेजेबल पर्सन भी गलत हो सकता है। उनके शिष्य जो प्लेटो थे, उन्होंने इस कोटेशन को उन्होंने डिफाइंड किया था कि ऐसा नहीं है कि जो नॉलेजेबल पर्सन है वो ऑलवेज सही ही हो, बट नॉलेजेबल पर्सन भी गलत हो सकता वो है। तो ठीक है, वो तो यस सर। सुकरात को काउंटर किए हैं उनके प्रिय शिष्य प्लेटो ने। मैं ये तो सुकरात बोले हैं, अभी नहीं आया है प्लेटो सीन में, अभी सुकरात बोले हैं। Yes. सुकरात क्या बोले हैं वो बताओ। सर, सुकरात बोले, जैसे कि हम अभी बोले, नॉलेजेबल पर्सन गलत नहीं कर सकता। वो इथिक्स के रूप में वो बोले हैं कि जिसके पास नॉलेज है उसके पास सही और गलत का पहचान होता है, जिसके कारण वो गलत नहीं कर सकता है। नो माय डियर स्टूडेंट, वो तो ठीक है, उनका उपदेश है, ठीक है, उनका वो सार है एथिक्स का। यस सर। बट वो उनका जो सार है इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, समझे माय डियर स्टूडेंट? इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन सुनील डिकोड कर पाओगे ठीक से? सॉरी नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्लैप करो साक्षी के लिए भी। हिम्मत होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, हिम्मत होना चाहिए, ठीक है ना? करेज होना चाहिए कि यस करेंगे, गलती करेंगे, पहले तो गलती ही करेंगे, फिर गलती से सीखेंगे, ठीक है? एक ही बार थोड़ी बन जाओगे आईएएस, टाइम लगेगा, समझे? और एथिक्स पेपर में समझ में आया कि आईएएस बनना कितना हार्ड है, कितना ये बुद्धि चाहिए। हाँ आ जाओ यहाँ पे आलोक। चलो, मुझे बहुत मज़ा आएगा इसको एक्सप्लेन करने में। देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ 2020 का 6 का सी, ताकि जो बच्चे लोग देखेंगे ना उसको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पढ़ क्या रहे हैं। सी देखो, हालांकि हम सबटाइटल दे देंगे, कोशिश करेंगे सबटाइटल रखने का वहाँ पे। ए सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज इज ए मियर इल्यूजन। बोल रहे हैं कि ऐसा मोरालिटी मतलब आपका थिंकिंग, आपका सोच, आपका बिलीफ, सही बात है ना? क्या गुड है क्या बैड है, यही ना हुआ जी? तो गुड का मतलब मोरालिटी, क्या आप सोचते हो? यानी कि ये जो व्यवस्था है मोरालिटी का, और यदि ये व्यवस्था इमोशनल वैल्यूज पे टिका हो तो ये तो गलत भी तो हो सकता है। अब मान लो कि हम डकैत हैं, हम चोर हैं, हम क्रिमिनल हैं, तो हमारा जो मोरालिटी होगा तो बहुत अलग होगा एज कम्पेयर टू ऑनेस्ट पीपल। ये तो पूरा माया है, ये तो पूरा गलत चीज़ है, समझ गए? ये तो आलोक ने भी समझा दिया था इस चीज़ को। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट, ए थरोली वल्गर कंसेप्शन विच हैज़ नथिंग साउंड इट
यानी कि जो खराब खराब चीज़ है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं अपने इमोशंस में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आप सही हो, सही नहीं हो। आपको जो लगता है वो आपको लग रहा है, यही नहीं कि वो रियल मोरालिटी है। यहीं पे किसको बोल रहे हैं? सोफिस्ट वाले फिलोसोफर को बोल रहे हैं और कुछ नहीं। बताए थे आंसर हम 3rd क्लास में। पंगा हुआ था ना सुकरात और सोफिस्ट फिलोसोफर के बीच में, पंगा था कि नहीं था? वही ग्रीक ओल्डर फिलोसोफर जो पहले से चल रहे थे। ये लोग को माना था कि जो आपको आनंद पहुंचाए, यही नहीं था, जो आपको आनंद पहुंचाए वो एथिकली करेक्ट हो, यानी कि मोरली करेक्ट हो। और जो चीज़ आपको आनंद नहीं पहुंचाए वो एथिकली और मोरली आप सही नहीं हो। तो बाद में तो इस पर अरिस्टोटल भी बोले हैं, सॉरी प्लेटो भी बोले हैं। प्लेटो का मानना ये है कि मुझे मन कर रहा है तुमको हम गाली दें, और तुमको गाली देगा हमको खुशी मिल रहा है, तो क्या हम एथिकली करेक्ट है? तो भलगर कंसेप्शन, गलत गलत चीज अपने अंदर डाल रहे हो अपने इमोशंस के वजह से, और कर रहे हो कि हमारा मोरालिटी ठीक है क्योंकि हम खुश हैं। नो, आपका खुश होना अलग वजह हो सकता है। जब आपका इमोशन ही अलग है तो आपका खुश होने का रीजन भी अलग है, और उसमें तुम मोरालिटी बोलो कि जो जिस रीजन से हम खुश हो रहे हैं कि इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि हमारा मोरालिटी बहुत अच्छा है। यू कांट से दिस थिंग्स। एक साइको किलर जो होगा वो लोगों को मार के खुश होगा, तो क्या उसका मोरालिटी ठीक है वो? तो वल्गर कंसेप्शन यानी कि वल्गर गलत गलत चीज़ अपने अंदर डाल के बिकॉज ऑफ योर इमोशन, और तुम कह रहे हो यू आर मोरली करेक्ट, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। बाय सुकरात। होप तो समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर हम दे चुके हैं तुम लोगों को 3rd क्लास में भी, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली। ठीक है, तो देखो आप इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर देना है, आंसर निकल गया तुम्हारा। ठीक है ना? हाँ, तो बिल्कुल अभी आलोक हॉट सीट पे बना रहेगा। 2020 का खत्म हो गया माय डियर स्टूडेंट, 2020 खत्म हो गया। इसके बाद तुम लिख सकते हो ना, क्वेश्चन समझ गए, आसपास का एरिया भी जान लिए, थोड़ा अपने हिसाब से उसको ऐड कर दो। 150 वर्ड्स का। अब हम लोग प्रवेश करते हैं 2021 में। 2021 में जो यूपीएससी में पूछा गया सवाल है 3 का ए। ठीक है ना? 3 का ए देखेंगे, तो पढ़ो आलोक और इसको समझाने का प्रयास करो। स्वामी विवेकानंद का कोटेशन जोर से पढ़ो। Every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. ये सर स्वामी विवेकानंद का ये कोटेशन है। इसमें जो भी कार्य हम लोग का सफल होता है वो सफल होने से पहले बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, हंड्रेड्स डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करता है। जो इस चीज़ को पास करता है वो लाइट को मतलब जो मतलब कार्य हो या कोई चीज़ हो जो इस चीज़ को पास करता है वो जल्द ही लाइट को देख पाता है, जो डिफ़िकल्टीज़ को पास करता है। तो यही सर मैंने स्पष्टता से बोलना, गधा खुद पता नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहे हो, बट और स्पष्टता से रखो अपने बात। सर जो पहला स्टेटमेंट है इसमें एक कारण स्वामी विवेकानंद का साफ उनका कहना है कि कोई भी चीज़ अगर जो चीज़ सफल हो रहा है उसके सफल होने से पहले वो अपने जो अंतराल में कोर्स ऑफ टाइम में कोर्स ऑफ एक्शन में वो बहुत सी सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है। ठीक, और हाँ जो इस चीज़ को झेल लेता है, जो मतलब जो कार्य इस चीज़ को झेल लेता है मतलब डिफ़िकल्टीज़ को, वो जल्द ही लाइट को देखता है, मतलब सफलता को देखता है। लाइट्स मीन्स सफलता देखता है। देखो आपको एग्जिट वर्ड को नहीं पकड़ना होता माय डियर स्टूडेंट, एग्जिट वर्ड को मत पकड़ो, यस सर, मीनिंग को पकड़ो। हाँ एग्जिट मतलब वर्ड का चक्कर में रहोगे ना एथिक्स कभी समझ नहीं पाओगे। मतलब जो मान सकते हैं, फिर से हम ट्राई करना कोई भी चीज़ जो सफल हो रहे हैं वो आदमी भी हो सकते हैं या कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, वो अपने कोर्स ऑफ टाइम में कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ टाइम में वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। ठीक, और जो फेस कर रहे हैं वो जल्द या बाद में सफलता ले लेंगे। इनका यही मतलब इस स्टेटमेंट का यही सहमत हो सभी स्टूडेंट्स? सहमत हो इस बात से? क्या तुम लोग कोई फीडबैक है? जो उस चीज को सह लेता है हाँ उसको लाइफ सफल होना है जल्दी। अब ठीक, तुम बोलो। हाँ जल्दी बोलो। सर अगर किसी भी काम को हम करना चाह रहे हैं तो अगर उसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर उस प्रॉब्लम को देखते हुए अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलता है। वेरी गुड, यस इट इज अ करेक्ट। क्लैप करो इसके लिए। वेरी गुड, करेक्ट। आपको एक एक शब्द को नहीं पकड़ना होता है, आपको मीनिंग को लेना होता है। यही इसलिए तो एथिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है।
बात समझे ना? देखो जैसे कि शैलजा ने कहा है, इसका कहाँ गया ऊपर कवर इसका? छोड़ दो, इट्स ओके, इट्स फाइन। यहाँ पे देखो, हाँ देखो 2021 का 3 का ए, एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग। जितने भी कार्य होते हैं जो सफल होते हैं, उससे पहले बहुत ही डिफ़िकल्टी से उसको गुजरना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे देखो तुम ही लोग जब आईएएस बनोगे तो कितना मेहनत से, कितना अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ को झेलते हुए बनोगे। ऐसे नहीं ना कि रात को उठे या सुबह, हाँ रात को सोया सुबह उठे या बन गया आईएएस, 2 मिनट में बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो कोई भी कार्य सफल होने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस को वो झेलता है, तब जाके कार्य सफल होता है। दोज डैट, हाँ परसिवेयर मतलब परसिवेरेंस, समझे, वो उसी वर्ड से आया, परसिवेरेंस से आया। दोज डैट परसिवेयर विल सी द लाइट सूनर और लेट। और जो डट के मुकाबला करता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ मुकाबला करता है, ठीक है चैलेंज है, लड़ेंगे, चुनौती के साथ लड़ेंगे, चुनौती को ही चुनौती देंगे, तो उसको एक ना एक दिन सक्सेस मिलना ही है, चाहे जल्दी मिले चाहे लेट मिले, मिलना ही है उसको। ये है कहने का मतलब, समझ गए ना? ये तो तुम्हारा एग्जाम से रिलेटेड है यार, खुद यूपीएससी एग्जाम तुम्हारा हवन कुंड है, ठीक है? बढ़िया से पढ़ते रहो स्वामी जी को, अपने आप पास हो जाओगे। समझ में आ गया ना? पॉजिटिव सोचना, होप सो समझ में आ गया होगा। इसका आंसर दे पाओगे तुम लोग? बढ़िया से दे दोगे ना? देखो अब यहाँ पे समझो, लोग कहते हैं कि नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ और लोग कहते हैं कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ। नेगेटिव एक्सपीरियंस और पॉजिटिव एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस होता है। जब आप सक्सेस पा लेते हैं तो आपको कितना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, नहीं? बहुत प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। क्या जब चैलेंजेस को हम चिढ़ते हैं, जब चैलेंजेस से हम झेलते हैं, तो क्या हम सीखते नहीं हैं क्या? और हो सकता है कभी वो आपके हक में आए और कभी हो सकता है वो आपके हक में ना हो, मगर फिर भी आप उसको एक नदी की तरह चिरते हुए आगे निकलते हैं। नदी क्या है, अपना कोर्स चेंज नहीं करती, जितना भी पत्थर आएगा उसी को चेंज करते हुए निकल जाएगा, वो उसको तोड़ते हुए निकल जाएगा। तो अनुभव हमें सिखाता है ना, कि कैसे चैलेंजेस को वो करना है, और सिमिलर चैलेंज यदि फ्यूचर में आए तो हम आराम से सह लेंगे। और यदि ये हम डट के रहेगा नदी की तरह, यदि डट का ये जो संघर्ष है डटने वाला कि यस हम करके रहेंगे, तो सक्सेस तो होना ही है, गंगा को बे ऑफ बंगाल पहुंचना ही है। कोई नहीं रोक सकता है उसको, ना कोसी रोक सकता है, ना गंडक रोक सकता है, ना डैम रोक सकता है, ना कुछ दूसरा चीज़ रोक सकता है, ना कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर रोक सकता है। उसको बे ऑफ बंगाल सागर, गंगा सागर पहुंचना है तो पहुंचना है, और पहुंचता है कि नहीं? बताओ तो आपका यदि गोल सुनिश्चित है और आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आप डिफ़िकल्टीज क्रॉस करते हुए घबराना नहीं है डिफ़िकल्टीज में। और हर वो काम जो बहुत सक्सेसफुल होगा, वो हर काम में बहुत डिफ़िकल्टीज है। बैठे बैठे कोई बिलीनियर नहीं बनता है, और बैठे बैठे कोई आईएएस नहीं बनता, ना ही बैठे बैठे कोई सीएम बनता है, ना कोई बैठे बैठे पीएम बनता है। सब में चैलेंज है। देखो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 50 साल का जर्नी क्रॉस करके आज पीएम बने हैं, तो कितना चैलेंजेस झेला होगा, और भी आज भी झेल रहे हैं वो, फिर भी कंट्री को लीड कर रहे हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प है कि 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाना है। तो क्या चैलेंजेस नहीं है क्या? देखो चैलेंजेस, कल ही एक चैलेंजेस आया, 8 हमारे नौजवान को पकड़ लिया गया, पूर्व नेवी सेलर को पकड़ लिया गया ना, तो इसका मतलब क्या पद छोड़ देंगे? डिप्लोमेटिक लेवल से हम उसको छुड़वाएंगे वहाँ पे। बात समझ गए ना स्टूडेंट? तो आपका जो सोचने का तरीका, आपका डिटर्मिनेशन, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ये है कहने का मतलब। होप सो मैंने आंसर दे दिया है। यस आलोक जा सकते हो, वेरी गुड, क्लैप करो आलोक के लिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब 2021 का क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना? और अब बचा है क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 का है। 2022 समझ रहे हो स्टूडेंट? जो पिछले साल हुआ, ठीक है, बहुत नज़दीक का। हाँ 2023 का आज क्वेश्चन नहीं लाए हैं हम, इसलिए नहीं लाए हैं कि पहले थोड़ा माइंड डेवलप करो, ठीक है ना? पहले पुराना क्वेश्चन देखो कि पूछा क्या जा रहा है, किस तरह हम लोग का अप्रोच होना चाहिए, एंड देन ठीक है 2023 का देखेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 1 का ए, ठीक है, 1 का ए शायद तुम लोग नहीं बता पाओ,
क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है, मगर हम फिर भी कोशिश हम चाहेंगे कि खाली तुम क्वेश्चन ही समझा दो, ठीक है। इसका आंसर तो बड़ा हो सकता है, बट तुम यदि क्वेश्चन ही समझा दोगे तो हम मान जाएंगे तुम लोग को। ये भी क्वेश्चंस तुम्हारा जस्ट लाइक सुकरात वाला ही है। तो हम यहाँ पे सुनील को बुलाना चाहेंगे। सुनील कम हियर, आई नीड सम मैच्योर स्टूडेंट टू डील विद दिस क्वेश्चन। बच्चे लोग तुम लोग पढ़ो, तुम लोग से भी फीडबैक लेंगे हम। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत खूबसूरत, मतलब क्या बोले, लब हो जाता है ऐसे लोग जो बनाते हैं इस तरह का पेपर ना, प्यार मोहब्बत हो जाता है ऐसे लोग से। कितना खूबसूरत क्वेश्चन बनाया है, और लिखने का शैली देखो ना। यदि इंटरप्रेट नहीं होगा तो बोलो, हम कर देंगे। यस, कर देगा। करोगे? Go ahead. देखिए सर, इस क्वेश्चन में पहले रीडिंग कर दे सर। हाँ, reading, yes, yes. Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not a rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator lead to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. इस क्वेश्चन के हिसाब से सर इसका मतलब कि विजडम जो होता है, विजडम मीन्स द पॉजिटिव नॉलेज, तो वो हमेशा वो तब माना जाएगा अगर जो चीज़ हमको चाहिए अगर हम उस पर फोकस करते हैं, रेदर देन द वन विच वी डू नॉट वांट टू फोकस। मीन्स जिसका ज़रूरत नहीं उसको हम लोग इग्नोर करके जो चीज़ को चाहिए उस पर हम लोग फोकस करेंगे तो उसी को विजडम बोलेंगे। और यहाँ पर देखा जा रहा है जितने भी ऑफिसर है सर, वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा पेरिफेरल एरिया को ले लेते हैं, मतलब कि साइड बाय साइड जितने भी मेन मुद्दा कोई भूल के वो साइड बाय साइड कोई चीज़ को देखते हैं, कोर एरिया को भूल जाते हैं। और ये चीज़ हमारे ब्यूरोक्रेसी में बहुत देखा जाता है। क्या अब क्वेश्चन ये है, क्या इस चीज़ से हम लोग सहमत है? क्या सच प्री ऑक्यूपेशन एडमिनिस्ट्रेशन लीड टू क्या जस्टिस देने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्या अगर हम लोग इस तरह से अपने सर्विस को सर्व करें, मीन्स हम लोग अपने कोई भी एक्शन को हम लोग अगर इस तरह से देखा जाए तो क्या ये जस्टिस देने में दिक्कत आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कुछ ठीक है, अच्छा समझ में आया तुम लोग को? चलो मैं इसको और अच्छे से डिकोड करता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, तुमने कर दिया है, तुमने मेरा काम आसान कर दिया है, लगभग तुमने समझा दिया है। देखो यहाँ पे समझो, 2022 का 1 का ए हम लोग पढ़ रहे हैं। Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. Wisdom इसमें है कि क्या हमें प्राप्त करना है और क्या हमें चीज़ को छोड़ना है, इस समझ में है। आपको समझ होना चाहिए कि क्या चीज़ को आपको ग्रहण करना है और क्या चीज़ को आपको छोड़ना है। यदि आपको ये समझ है तो आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर विजडम है। विजडम का मतलब क्या है कि नॉलेज का प्रॉपर यूज़ करना, एप्लीकेशन, विवेक, बुद्धि का सदुपयोग करना इस विवेक। तो बात समझे स्टूडेंट कि विजडम तब माना जाएगा जब आप पहले से तय हो कि क्या चीज़ आपको छोड़ना है और क्या चीज़ को लेना है। एक ऑफिसर जो उलझ जाते हैं आसपास के एरिया में, आसपास के मुद्दा में, मेन मुद्दा को ही भूल जाते हैं। जब आसपास का मुद्दा को ले लेंगे और मेन मुद्दा को ही भूल जाएंगे, और ये कोई चीज़ नया नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी में होता है, ऐसा बहुत कॉमन प्रैक्टिस कि मेन, आखिर ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम है? वेलफेयरिज्म, गवर्नेंस, वो भी अच्छा गवर्नेंस है ना, लोगों तक पीडीएस सिस्टम पहुंचाना, जो भी सरकार का प्रोग्राम और पॉलिसी है लोगों तक पहुंचा देना, सही है ना, यही ना। अब यहाँ पे फोकस नहीं है, दूसरी जगह फोकस है, तो फिर गवर्नेंस आएगा कहाँ से? फिर सेकंड पार्ट खत्म हो गया ना। एन ऑफिसर बीइंग engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him is not rare in the bureaucracy. कोई नया चीज़ नहीं है, ये होता है, कॉमन चीज़ है। Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance?
क्या तुम इस बात से सहमत हो कि यदि एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि IAS IPS जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, क्या तुम इस बात से अग्री करते हो कि यदि सिविल सर्वेंट इस तरह का सोच से चले जहाँ पे कोर इशू को ही ना ले और दूसरे इशू को जो बेकार का इशू है उसको लेके चले, तो क्या तुमको लगता है कि वो जस्टिस कर पाएगा अपने डिलीवरी सिस्टम में, अपने काम में? तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? अरे भाई जस्टिस जो टेस्ट है वो फेल कर जाएगा आपका, है ना। वो आसपास का एरिया में रहेगा जो जिस काम के लिए उनको बनाया गया है। जैसे जो पब्लिक रिसोर्सेज का कस्टोडियन कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर में मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ले रहा हूँ, IPS भी ले सकता हूँ जी, ठीक है। मैं एक IRS भी ले सकता हूँ, मैं इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर भी ले सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत तरह के हो सकते हैं। बात समझे ना। जो आपका कार्य है वही कार्य करिए और वही आप कार्य करिएगा, तभी आप जस्टिस दे पाइएगा, खुद को भी अपने सर्विस में और लोगों को भी, समझे ना। तो इसी चीज़ को इवेलुएट करो। तो सही बात है, यदि एथिकल पाथ तुम फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा जस्टिस नहीं होने वाला है। फिर जस्टिस नहीं होगा, जस्टिस अप्रोच से नहीं चलोगे तो फिर गुड गवर्नेंस नहीं आएगा, और तुम्हारा जिस चीज़ के लिए तुम बने हो, है ना, वो चीज़ सफल नहीं हुआ। फिर हाँ, डायलामा है, तो वो जो आपके हक में है वो उस चीज़ को आप चुनो। ये भी यदि कोई ऐसा केस है तो एथिकल डायलामा का मतलब है कि दोनों ना इंपॉर्टेंट है या दोनों ही कुछ गड़बड़ी है, मगर आप ये दोनों चीज़ को छोड़ के तीसरा चीज़ ले रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो पेरीफेरी चीज़ को आपको स्पर्श ही नहीं करना है, आपको मेन फोकस करना है। जैसे विद्यार्थी IAS की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग फोकस करोगे अपने उस पर ना, कि फालतू चीज़ पे फोकस करोगे। फालतू चीज़ पे फोकस करोगे तो कभी नहीं IAS बन पाओगे। तो इसलिए एक IAS को बेहतर IAS बनना है, जस्ट लाइक मेट्रोमैन श्रीधरन, जस्ट लाइक शंकरन, ठीक है। हाँ, जस्ट लाइक हमारे मनु महाराज जो है बहुत फेमस, जानते हो, इंस्पेक्टर है, अभी DIG है वो, ठीक है, मुंगेर के। तो कैसे फेमस हुए? बिकॉज ऑफ देयर हिज गुड गवर्नेंस, अच्छा काम किए इसलिए फेमस हुए। जैसे हमारे पूर्व DGP थे गुप्तेश्वर पांडे, कितना बेस्ट जस्टिस, पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग को काम किए हैं वो। जस्टिस ही नहीं जी कि हर आदमी को स्टेक होल्डर बना के सबका फीडबैक लिया जा रहा है और उस हिसाब से मुजरिम को पकड़ा जा रहा है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? तो बात समझे ना, विजडम तब आएगा। विजडम तब आएगा जब आप अपना जिस चीज़ के लिए आपको उस कुर्सी दिया गया उस कुर्सी का आप सदुपयोग करो, समझे ना। यदि उस कुर्सी पर बैठ के दूसरा काम कर रहे हो तो वो विजडम नहीं माना जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन भेज रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ठीक है, A 2022 में, हाँ, तीसरा क्वेश्चन का A सुनील पढ़ के समझाओ इसको। पहले क्वेश्चन पढ़ते थे। एथिक्स इज knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do. Written by Potter Stewart. इस कोटेशन के हिसाब से हम समझ में ये आता है कि एथिक्स का मतलब वो नहीं होता है कि जो हम कर सकते हैं, एथिक्स का मतलब वो होता है कि जो हमें करना चाहिए। इस कोटेशन का मतलब सही बात है ना। यस इसका डीप मीनिंग निकलेगा ना। यस सर। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आया? क्या है इसका मतलब? पढ़ो बच्चे लोग, जल्दी पढ़ो तुम लोग। अब तुम लोग को बुलाएंगे हम, तुम, हाँ, ठीक है। तो चलो तुम आंसर दो, मैं बाकी स्टूडेंट का भी फीडबैक लूंगा इस क्वेश्चन पे। जैसे कि सर इसको डायरेक्टली हम लोग जोड़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अभी जो डिस्कस किए सोक्रेट का, कि हमें जो लगता है वो सही हो, ये बात का क्या गारंटी। मतलब कि हमें तो कुछ भी लग सकता है। द मॉडलिटी विच इज इन बिल्ट इन इट इन अस, वो कुछ भी हो सकता है, वो रिलेटिव भी हो सकता है। क्या पता हम करप्टेड ऑफिसर हो तो पैसा लेना मेरे लिए वो हमको पसंद आएगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा ही हो। तो वो राइट तो हमको लग रहा है वो राइट है, पर वो सही नहीं है। तो वो सही नहीं है, तो वही एथिक्स का डेफिनेशन है। और इसका मतलब तो यही आता है। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जैसे कि देयर आर लॉट्स ऑफ गुड politician are in our country presently, like Nitin Gadkari sir. He knows what he have to do for the welfareism of the society. Although he have lots of opportunity
to take means the money under a table, but at the same time he know what he have to do for the welfare of the society. इसी तरह से हमारे जैसे कि हमेशा नाम आते हैं श्रीधरन सर का, जो एक मेट्रो मैन दिल्ली के, तो उनके पास भी तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही थी, तो वो उनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया, दैट इज टोटली डिफरेंट एंड द रिजल्ट टुडे वी आर सीइंग. एंड ऑल्सो इफ यू सी इन करेंट सिचुएशन like Israel and Hamas, what Israel is doing is not right. What he have to do, like UN से अभी आ रहे हैं ना खबर, क्या वो नहीं करना चाहिए. That's a ethics that teaches us what not to do actually. बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत सर, बिल्कुल. क्लैप करो इसके लिए, बहुत बहुत अच्छा. स्पेशली लास्ट वन, ठीक है ना. आप यदि आसपास एरिया कनेक्ट कर दिए तो हो गया, समझे ना. तो कितना बढ़िया बात कहा है लास्ट में जाके. अब इजराइल तो ये सोच रहा होगा कि हमको तो हमास को ख़त्म ही करना है, और उसको लग रहा होगा कि ये मोरालिटी यही करेक्ट है. जो वो सोच रहा है जो नहीं को करेक्ट है, जो करेक्ट है वो नहीं कर रहा है. तो एथिक्स का मतलब क्या, अब मैं पढ़ के समझाता हूँ. देखो इसने बता दिया है, ठीक है ना, बट एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी. ठीक है, ये देखो, ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is a right to do. क्या तो खूबसूरत है ना. what you have the right to do and what is a right to do, यानी कि ethics हमें ये सिखाता है और ये हमें बताता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं. तो यही नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो हम उचित कर रहे हैं, और जो हमको करना है वो उचित है, क्योंकि वो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर और उसमें एथिक्स छुपा हुआ है. तो एथिक्स हमेशा हमें सही रास्ता पे ले जाता है और ये बताता है कि आपको यही करना चाहिए, जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अभी जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, आपको ये करना चाहिए. बात समझ गए ना. अब इस पे देखो वेरियस एग्जाम्पल यू कैन गिव, और अलग अलग आयाम को टच करो. हाँ, ऑफिसर को टच करो, इंटरनेशनल इश्यूज़ को टच करो, जितना हो सकता है इशू टच करोगे उतना बेटर होगा. यस, वेरी गुड. चलो ठीक है, बी. ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ और तुम लोग से ओपिनियन लूँगा, ठीक है. तो ठीक है, बी है. इफ़ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटिफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील दैट there are 3 societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher. Said by APJ अब्दुल कलाम. बहुत बड़ी गजब बात बोले हैं ना ये. हाँ, तुम इधर उधर का बात मत कर, ये बता काफिला किसने लौटा. यानी कि ग्राउंड पे बात किया इन्होंने, ठीक है. इन्होंने क्या बोला देखो. अच्छा, तो इंटरप्रिटेशन तो तुमको देंगे करने, कर लोगे ना इंटरप्रिटेशन. आ जाओ नीतीश, आ जाओ, कर लो. अब हम लोग लास्ट स्टेज में है, समझ रहे हो ना. इसके बाद दलाई लामा का एक कोटेशन हो जाएगा. अब बुद्धिज्म चैप्टर क्लोज. नहीं जोड़ेगा बुद्धिज्म, बात समझो. हम बोले ना तुम लोग को फिलोसफी पढ़ाएंगे, आएगा उधर एथिक्स में. चलो. एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी का ये कोटेशन है. अगर कोई कंट्री करप्शन फ्री होना चाहता है और एक ब्यूटीफुल माइंड वाला का नेशन बनना चाहता है, तो इनके हिसाब से, इस कोटेशन के हिसाब से 3 की सोसाइटल मेंबर्स, सॉरी आई शुड रिपीट इट. हाँ, 3 की मतलब 3 तरीके से उस चीज़ को अचीव कर सकता है. जैसे कि मतलब 3 तरीके से, 3 जगह से उस चीज़ को, उस वैल्यूज़ को ला सकता है. तो एक फादर, मदर और तीसरा टीचर. तो इन सब का अपना अपना रोल है बच्चे का वैल्यूज बढ़ाने के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस. जैसे कि हम एग्जांपल देना चाहते हैं कि फादर से क्या सीख सकते हैं जिससे कि करप्शन फ्री और एक ब्यूटीफुल माइंड एक चिल्ड्रन का हो सके. जैसे कि हम लोग को पता ही है कि बच्चा का, चाइल्ड का पहला टीचर उनके पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर. तो उनसे वो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो वही देखता है, उनका बिहेवियर, उनका लाइफ स्टाइल, उनका जो भी करने का तौर तरीका है. तो उनसे, जैसे फादर से सीख सकते हैं करेजियस वैल्यू, साहस, क्योंकि
और हार्ड वर्क, लेबोरियस जो भी वैल्यूज हैं, ये चीज़ अपने फादर से एक चाइल्ड सीख सकता है और अपने अंदर ला के कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान दे सकता है। वैसे ही अगर बात करें मदर से मैनेजमेंट सीख सकता है, क्योंकि जो भी वो करती है घर में, घर को कैसे, किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, छोटे चीज़ से लेके बड़े चीज़ तक, छोटा मसला से लेके बड़ा मसला तक सब कुछ मैनेज करती है। चाइल्ड ये सीख सकता है अपने मदर से। और भी वैल्यूज सीख सकता है, कॉम्पेशन, लव, सोशल हारमोनी अबाउट सोसाइटी एंड अबाउट अदर्स, जिससे कि वो अपने अंदर के इनर स्किल को, इनर कॉन्शियसनेस को जगा सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है। तीसरा टीचर हो गए, कि सेकेंडरी पे तौर पे टीचर आते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। तो टीचर को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, नॉलेज देने के टर्म में, और अलग अलग वैल्यू जनरेट करने के टर्म में भी। एथिकल वैल्यू जस्ट लाइक सीख सकते हैं कि कैसे एक नॉलेज दूसरे को प्रदान करना, दूसरे को देना, मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन भी, कि एक चीज़ दूसरे के पास जाके कैसे उसका वो पॉजिटिव यूज कर सके। तो चाइल्ड टीचर से ये भी सीख सकता है, टीचर से हार्डवर्क भी सीख सकता है, टीचर से सही एथिकल वैल्यूज सीख सकता है जो बेटर है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में अच्छे तरीके से जीने के लिए। तो ये सारा वैल्यूज है जो एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड अच्छे से सीख सकता है। ये कोर चीज़ है जिससे कि एक चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर, इन टर्म्स ऑफ अ better person, better child from his mother and father, and then he will give better in the development of the country. वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, बहुत प्रॉपर आंसर दिए हो। क्लैप करो इसके लिए, जोरदार क्लैप होना चाहिए। वेरी गुड, जाओ। कोई सटीक आंसर दिया है इतना देर में, ठीक है ना, प्रॉपर आंसर है ये। 6 नंबर मिल जाएगा श्योर, ठीक है ना। अब 6 नंबर ज़्यादा चाहिए तुमको, नहीं मिलेगा, वो हमको भी नहीं मिलेगा। देखो समझ गए स्टूडेंट, देखो अब मुझे इसमें कुछ लाना ही नहीं है, कुछ चेंजेस ही नहीं लाना है, सब कुछ तो बता दिया इसने। अब क्या करेंगे हम, लास्ट वन, ठीक है सी। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, देखो सब कुछ सफल रहा ना, लास्ट करेंगे अब खत्म हो जाएगा। तो देखो 2022 का हम लोग ठीक है सी देख रहे हैं। जज योर सक्सेस by what you had to give up in order to get it, by दलाई लामा। क्या गजब का बात है और समझने वाला चीज है। तुम चाहेंगे साक्षी आओ यहाँ पे और समझाओ, कम यार, समझा पाओगी ये? पहले पढ़ो बच्चे लोग और रेज योर हैंड, ठीक है, और बोलो कि यस हम बता पाएंगे कॉन्फिडेंटली। चलो आ जाओ, आ जाओ, बिल्कुल। चलो लास्ट क्वेश्चन सर, दलाई लामा का कोटेशन है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। ये सिंपल हम समझ सकते हैं कि पहले हम लोग को अपने सक्सेस को जज करना चाहिए, उसके पाने के लिए हमें किस तरह का चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किस तरह का काम करना चाहिए। ये नो, फिर से पढ़ो। जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू वहाँ पे टेंस देखो, इंग्लिश कैसे लिखा गया है वो देखो, प्रॉपर लैंग्वेज का समझ होना चाहिए। एक्सप्रेस तो तुम कुछ भी कर लो सर। हमें अपने सक्सेस को पहले अगर हमें सक्सेस चाहिए तो पहले उसको जज करना पड़ेगा, हमें उसमें क्या देना पड़ेगा जिससे हमें सक्सेस मिल जाए। कोई स्टूडेंट और इंटरप्रेट कर सकता है, नो, गलत इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। चलो आओ साक्षी इधर आओ, मैं फिर बुलाऊंगा आंसर के लिए तुमको। जाओ एक बार वहाँ पे ट्राई करो।
नीतीश तुम भी ट्राई करो, तुमको भी बुलाएंगे यदि सही नहीं रहा तो। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करो। लास्ट क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इन दलाई लामा। मतलब जज जो होता है ना, किसी कोर्ट में जो जज होता है, वो वाला जज नहीं है बट कहाँ का बात कहाँ बोल रहे हो, वो जज थोड़ी है। सॉरी, फिर से बोलो, फिर से बोलो, समझो उसको। जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव। अपने सक्सेस को भापना। यस वो जज का मतलब वो होता है भापना। जैसे तुम लोग जांचते हो, जज करते हो ना रोज हमको कि आज पढ़ के आया कि नहीं आया है। नहीं, वो जज हुआ। I'll give you space. पहले बोलो तुम साक्षी। नहीं हो पाएगा? कोई बात नहीं, तुम वहीं से बोलो, इधर से नहीं आना है, इस तरफ से नहीं आना है। बोलो। मतलब जब भी हम अपने चीज़ों को पाना चाहते हैं, किसी भी सफलता की चीज़ों को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या त्याग करना पड़ेगा, क्या चीज़ को हमें त्याग करना पड़ेगा। बहुत पास से फिर भटक गई ऐसे करके, फिर से बोलो। जब भी हम अपने चीज़ों को पाना चाहते हैं, किसी भी सफलता में अगर हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या त्याग करना पड़ेगा। नो, रुक जाओ। नहीं रुक जाओ, मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट को ना पार्टिसिपेट करवाना है इसमें। ठीक है, सुने, वेल सेट, वो मतलब वेल वर्क। इतना हम बैठ के सुन रहे हो, बैठ के दिमागी विकास होना चाहिए ना। बताओ, तुम बताओ। नो आइडिया। हाँ तुम बताओ। का जो सक्सेस है उस पर सबसे जज करना, तो उसी से हम लोग कह सकते हैं कि क्या चीज़ हम लोग गलत है, क्या सही है। फिर से बोलना। तो जैसे हम लोग जो चीज़ जज करेंगे उसके ऊपर, तो उसी के माध्यम से हम लोग ये बता सकते हैं ये सही है कि ये गलत। नहीं, शुरू में लगा कि सही भी बोल रहे हो, फिर दूसरा सेकंड स्टेटमेंट फिर ट्रैक से भटक गया। कैसे बनेगा रे तुम लोग IAS? कौन बोला था? नीतीश बोल रहे थे ना? हाँ, नीतीश कम हियर। सबसे अच्छा आंसर दिया है। सक्सेस को जज करने का तरीका है कि क्या आपने खोया, व्हाट यू हैव टू गिव अप, क्या आपको खोना पड़ा सफलता पाने के लिए। ठीक है, अभी सफलता नहीं हुआ। मीन्स गेट इट, किसी चीज़ को पाने के लिए क्या आपको खोना पड़ा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाओ, डीप मीनिंग है इसका। यस सर। समझाओ इसको अच्छे से। जैसे कि इंग्लिश का मीनिंग जैसे कि आ रहा है, ग्रामर का ग्रामेटिक यूज है, यू हैड टू गिव अप, आपको क्या खोना पड़ा, गिव अप, क्या आप छोड़े हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए ठीक है तुम सर। बैठो, अभी आंसर तुमसे ही निकलवाएंगे हम। पहले ये समझो। अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, तुम लोगों के सामने अभी लेक्चर दे रहा हूँ। यदि मैं सोचूं कि ये मेरा सक्सेस है, बट ये चीज़ प्राप्त करने के लिए यदि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेट से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, समझ रहे हो, नुकसान बहुत तरह का हो सकता है कि 2-3 आदमी का आहुति देना पड़ा हमको। मतलब हो सकता था कि हम यदि उधर इन्वॉल्व हो जाते तो 2-3 आदमी बच भी सकता था, मैं उसको नहीं बचाए और हम ये काम कर रहे हैं अभी। तो क्या सच में हम सक्सेसफुल है? मुझे नहीं आया कुछ। जो हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम सक्सेसफुल है, तो उससे पहले हमें ये बात सुनिश्चित करना होगा कि हम जो चीज़ पाए हैं, जिसके लिए हम खूब चिल्ला रहे हैं सक्सेसफुल हो गए, तो हमने खोया क्या उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए? यदि हम उससे बड़ा चीज़ को खो दिए तब कहेगा फिर सक्सेसफुल है हम, और यदि हमने माइन्यूट चीज़ को खोया तो हम सक्सेसफुल हैं। बात समझे? ये है क्वेश्चन। इधर लाओ। जज योर सक्सेस। सक्सेस को तभी जज करो, तभी भांपो, जब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या चीज़ खोया कुछ चीज़ को पाने के लिए, और जो चीज़ तुम पाए हो वो कितना पाए हो। और जो हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ आपने फालतू का चीज़ आपने खोया है, डजंट मैटर,
और जो प्राप्त किया है बहुत अच्छा चीज़ प्राप्त किया है, यू आर वेरी सक्सेसफुल। नहीं, एक IAS बनना वेरी सक्सेसफुल ना। क्या तुमने क्या खोया? तुमने नींद खोया, तुमने चैन खोया, है ना? तुम रात को मेहनत करते थे, यही नहीं खोया। अब पाया क्या? कुर्सी पाया। तो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? और लेट से दूसरा एग्जाम्पल कि ढेर सारा पैसा कमा लिए, इतना बड़ा भर भर के पैसा कमा लिए, ठीक है, मगर हम बोल रहे हैं कि हम सक्सेसफुल है, मगर कैसे कमाए? वो कमाने के चक्कर में हमको कहीं पे क्राइम करना पड़ा, तो क्या वो सक्सेसफुल मेरा माना जाएगा इवेंट? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो कभी भी सक्सेस को जज करना है, कभी भी सक्सेस के बारे में बताना कि यस हम अचीव किए या नहीं किए हैं, उसके लिए पहले आपको ये तय कर लेना होगा कि वो चीज़ जो प्राप्त करके तुम बोल रहे हो कि हम सक्सेस किए, वो प्राप्त करने के टाइम में या प्राप्त करते वक्त आपने क्या चीज़ को खोया है। तब जाके बैलेंस होगा, तब जाकर पता चलेगा कि सच में तुम सक्सेसफुल हो या नहीं हो, या फालतू का ढिंडोरा पीट रहे हो। बात समझ गए ना? अब एग्जाम्पल इस जो भी कोटेशन दलाई लामा का है, इस कोटेशन को हम अगर इंटरनेशनल टर्म में देखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वी नो USA इज़ द डेवलप्ड कंट्री एंड वी नो अबाउट इट्स जर्नी, पास्ट जर्नी, वॉट एवर इट डिड इन द पास्ट। जस्ट हम लोग जानते हैं कि 90s या 70s या 60s के टाइम में वो मिडिल ईस्ट का इशू, जिसके बाद या कह सकते हैं वो जो कॉन्सिक्वेंसेस जो बना था वो इशू को लेके, और इराक का ख़त्म होना। लेकिन अभी USA को डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसका जो रास्ता था, जो वो सफ़र करके आया है जिस चीज़ से, उस बीच में उस रास्ते में ना जाने कितना कंट्री ख़त्म हुए हैं, जिसके वजह से वो 20th सेंचुरी मिड हाफ के बाद और अभी 21st सेंचुरी में वो सो कॉल्ड डेवलप कंट्री के रूप में जाना जाता है। अगर उसका जर्नी देखें तो मैक्सिमम कंट्री को हार्म हुआ है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सोशल लेवल पर भी देख सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो चाइना का दे सकते हैं इंटरनेशनल इशू में। जैसे कि चाइना जो अभी इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है, लेकिन उसका जो भी रास्ता रहा है, वेज रहा है, इन टर्म्स ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टर्म में देख ले, और ये वो जो रुपए देके जो कंटिनेंट के अंदर के हिस्से को कब्जा करना, बहुत सारा ऐसा पॉलिसीज है। देखो मैं तुमको यहाँ पे टोकना चाहूँगा। यस सर, तुम्हारा बात तो बहुत सही है, तुम Yes. कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। Yes. नहीं, Yes. तुम एक संस्था या कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। यस मैं ये कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन तक बात नहीं पहुंचना चाहिए, ये बात एक इंडिविजुअल लेवल तक सीमित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना के लिए वही सबसे सर्वश्रेष्ठ सक्सेस है। चाइना ये कभी नहीं सोचेगा, ये यस कभी ये नहीं सोचेगा कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। कोई भी कंट्री आगे ही बढ़ना चाहता है, चाहे तरीका कुछ भी हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप ये चीज़ को डाल सकते Yes, हैं, मगर ये जो सवाल है, ये सवाल इंडिविजुअल के ऊपर है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिस्ट्रिक्शन, मतलब पूरा रिस्ट्रिक्शन आप नहीं ला सकते हो, आप बिल्कुल ला सकते हो, बट आपको पहले सुनिश्चित करना होगा कि आप क्या आधार को बना के लिखोगे। यहाँ पे आपका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ IR के टर्म, यस, IR के टर्म में ठीक हाँ है, यस, मगर तुमको लगता है कंट्री लो रियलाइज करेगा? साम दंड वेद सब चलता है ना। Yes. चाइना आज इतना ऊपर गया, साउथ चाइना सी में देखा, उसके लिए वो बहुत सक्सेसफुल चीज है। साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन को वो अपने कब्जा कर रखा है, उसके लिए तो हाईली सक्सेसफुल है। चाहे फिलीपींस बाहर में जाए, फिलीपींस उसका बाहर में जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बात समझ रहे हो ना। बट फॉर दैट यदि वो रियलाइज करता है और ये सोचता है कि हम इतना सक्सेसफुल हुए है, आज हमारा 17-18 ट्रिलियन डॉलर का GDP बना, तो इतना तो पा लिए, क्या यही सक्सेसफुल है? बट फॉर दैट इट शुड रियलाइज ना, वो रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो? रियलाइजेशन होगा तभी सक्सेस होगा, ये तभी आप सक्सेस को डिफाइन कर पाओगे। इफ देयर इज नो रियलाइजेशन, तो या तो आप सक्सेसफुल ही हो, या फिर आप सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं। तो रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम ए सक्सेसफुल।
इंडिविजुअल के तौर पे अगर देखना चाहे तो हाँ फिर इंडिविजुअल पे बात रखो यहाँ पे। सेल्फ तब दे सकते हो ना? नहीं ठीक है क्लैप करो इसके लिए। नहीं ठीक है, इसलिए देखो ऐसा नहीं है, इस पे मुझे डिबेट कर सकते हो, मेरे साथ तुम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है ना। हो सकता है आज मैं जो बोल रहा हूँ कल के दिन में मैं इसका आंसर कुछ और भी दे रहा हूँ। हाईली सब्जेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट, हाईली सब्जेक्टिव है। मगर जब तुम अपने पॉइंट कर रख रहे हो तो तुम्हारे पास एक काउंटर पॉइंट भी होना चाहिए। यदि काउंटर पॉइंट उसको दबा रहा है तो उसको हटा दो, और ऐसे पॉइंट को लाओ जो दूर दूर तक काउंटर करने में मुश्किल हो रहा हो। आई मीन उससे डिबेट नहीं हो सकता, और वो तुमको सबसे रेलेवेंट पॉइंट लगता हो, क्योंकि ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्द है, सटीकता से लिखोगे। समझ गए ना? ठीक है, नीतीश के लिए क्लैप करो, वेरी गुड, जाओ। समझ गए ना? तो आज का ये सेटअप रहा, आज का ये कार्यक्रम रहा, ठीक है। जो भी यूट्यूब पे देखोगे या तुम ही लोग जीवन के अलग पड़ाव में जब देखोगे इस चीज़ को, आई होप ज्ञानवर्धन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट, अच्छा मज़ा आ गया ना? देख रहे हो ना क्वेश्चंस क्या है, मीनिंग क्या है, आंसर क्या है इसका, और खूब तो स्मार्ट खान समझो तुम लोग अपने आप को। हाँ, लग रहा है कि सब बता ही देगा आंसर, पूरा कॉन्फिडेंस से आया, कॉन्फिडेंस गिरा फिर गया, फिर समझा फिर आया, फिर गिरा फिर गया, ऐसा होता है। और इट्स वेरी वेरी नेचुरल, मैं इसको बहुत नेचुरल और नॉर्मल मानता हूँ, ठीक है। जर्नी यहीं से शुरू होगा एथिक्स के लिए, समझ गए ना? थैंक यू सो मच, दैट्स इट।